हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है परिंदे। कहानी का नाम है परिंदे। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960 है। परिंदे कहानी किसकी है? तो वह है निर्मल वर्मा की है। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। देखो, परिंदे कहानी की अगर बात करें तो यह कहानी एक व्यक्ति के मन की कहानी है। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वह है लतिका, और पूरी कहानी लतिका के इर्द गिर्द ही घूमती है। लतिका एक पहाड़ी स्थल कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापिका है। कहानी की अगर अन्य पात्रों की बात करें तो उसमें है डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूवर्ट, कैप्टन ग्रीस नेगी। कहानी में दो तरह के प्रेम प्रसंग के साथ यथार्थ जीवन की कहानी एक साथ चलती है। कहानी में जहाँ एक तरफ लतिका और ह्यूवर्ट पीड़ा भरी प्रतीक्षा को अपने जीवन का आधार मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मुखर्जी अपने अतीत को झटक कर वर्तमान जीवन को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाने को अच्छा मानते हैं। ये कहानी में चलता है, ठीक ना। परिंदे कहानी में तो देखिए, जैसे कि मैं आपको मतलब कि क्लास लेकर आता हूँ कि मैं कोई भी कहानी कराता हूँ तो लाइन बाय लाइन कराता हूँ। तो आज भी हम लोग कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पूरी कहानी को। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कहानी को शुरू करने से पहले हम कहानीकारक के बारे में जानते हैं। उसका मतलब जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जाकर हम लोग पूरी कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1960। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ ली है। एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, ईदगाह, गैंग्रीन या रोज। ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। राई कहानी, सिक्का बदल गया, चिप की दावत, और आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? परिंदे। आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़ेंगे? परिंदे। और ये सब सारी कहानियाँ भी पढ़नी हम लोग को बाकी है। तो चलिए हम लोग परिंदों को पढ़ते हैं। देखो, निर्मल वर्मा की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? निर्मल वर्मा है। जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1929 को शिमला में। मृत्यु की अगर बात करें तो 25 अक्टूबर सन 2006 को शिमला में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता कौन है? तो पिता है कि नंद कुमार वर्मा है। शिक्षा, देखो शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने MA इतिहास से सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया था। कर्म क्षेत्र की बात करें तो साहित्य क्षेत्र में इनका योगदान था। पुरस्कार की अगर बात करें तो इनको पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 और ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1999 में इनको मिला था। कृतियों की अगर बात करें तो उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास में इनका है वे दिन 1964, लालटेन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979 और रात का रिपोर्ट 1989, अंतिम अरण्य सन 2000। परिंदे की बात करें, देखो कहानी संग्रह में पहले कौन सा आता है? परिंदे, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बैस में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानी 1995, असिथागलियाँ जो सन 2024 में। इसका ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत है ना, असिथागलियाँ। निबंध संग्रह की अगर बात करें इनकी, देखिए आप लोग को अगर इनकी निबंध संग्रह भी पता रहेगी, चाहे उपन्यास भी पता रहेगा, तो आप लोग अगर अन्य जैसे इनका नाटक ही पूछ दिया, चाहे इनकी निबंध संग्रह ही पूछ दिया गया, तो आप लोग को अगर देखे रहेंगे तो आप लोग को मतलब कि याद रहेगा, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चिड़ों पर चांदनी 1964। निबंध संग्रह की अगर बात करें तो चिड़ों की चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत एक यूरोप प्रतिश्रुत के क्षेत्र में 1991, इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ सन 2001 में, और सर्जन पथ के सहयात्री सन 2005 में, साहित्य का आत्म सत्य सन 2005 में।
संचयन की अगर बात करें तो मेरी प्रिय कहानी 1973, दूसरी दुनिया 1978, प्रतिनिधि कहानियाँ की अगर बात करें तो प्रतिनिधि कहानियाँ 1988, शताब्दी के ढलते वर्ष जो प्रतिनिधि निबंध है 1995 में, 11 लंबी कहानियाँ सन 2000 में प्रकाशित हुई थी। नाटक इनका एक ही महत्वपूर्ण है, 3 एकांत 1976 में। देखो महत्वपूर्ण कथ्य की अगर बात करें, अब हम लोग कहानी को शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो अब लोग सबसे पहले क्या करें, महत्वपूर्ण कथ्य की अगर बात करें तो इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेला है बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रतिक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इस इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। पात्र में कौन है? लतिका है, डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, विद्यार्थी सुधार जोली है और मतलब कैप्टन ग्रीस नेगी हैं, करीमुद्दीन है, ठीक ना। इनके ये प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के। अब हम लोग कहानी पे चलते हैं बिना देर किए। परिंदे परिंदे कहानी देखिए, ये कहानी जो बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब 20 पेज की लगभग में है, ठीक ना। तो आप लोग प्लीज़ धैर्य बना के देखिएगा। 20 पेज की कहानी है। लिखा है, अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। लतिका क्या हुआ? अंधेरे बंद कमरे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियां पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लड़कियों ने पूछा। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा था। अंधेरा क्यों कर रखा है? सॉरी, कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आवाज था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। ये सुधा का कमरा था, इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। मतलब सुधा बोलते हैं कि लैंप में तेल खत्म हो गया है। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थे, क्योंकि वे सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब ना। लतिका कहती है कि तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा, तो सुधा कहते कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी का फुहारा एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसकी आलस और काम में टाल मटोल करने की किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका के हठात कुछ स्मरण आ गया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वह बैठी थी। पास पास एक दूसरे से सटकर सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश से मानो कुछ बदल गया था, जो या ऐसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? वह पूछती कि जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिराने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? जूली बोलती कि हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सुकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इन नियमों का पालन डांट फटकार के बावजूद
नहीं होता मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर। और सुधा पूरी पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती को गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया था। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए इसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टी की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं आता। चोरों की तरह चुपचाप वैद्यहरी से बाहर की गई उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रहे हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजान कोने से उठकर उसे अपनों में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियों न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैम्प की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर चले लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर वह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि यह उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल के कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूवर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूवर्ट का बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूवर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूवर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूवर्ट? ह्यूवर्ट ने मुस्कुरा कर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूवर्ट सोफा और चाय को विस्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम की कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ कर दें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, ये ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे वर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। वर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे।
प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनका स्कूल के हॉस्टल में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में नमी सी छा जाती है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट ये वाला हमको लग रहा है कि बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती है। कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियाँ डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, हेवर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियाँ ले आई। मेज के दोनों सिर पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घड़ी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्ष की साएं दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी से चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड की स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आया। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? हेवर्ट ने कहा। डॉक्टर का फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चौपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर के बारे में बैठे थे बार रूम कुमार रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ। मतलब लतिका क्या सोच रहे पहले साल। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर ग्रीस नेगी हैं। ग्रीस नेगी। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ने ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छिड़क आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रितापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियाँ की लौ पकड़ने लगी। छत से भी ऊंची काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई
झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियां में यही रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोफा के नोकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत की अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्न उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर किनारे तक फैलती जा रही है। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदे का झुंड नीचे अचानक देशों की ओर उड़े जा रहा है। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरों की खिड़की से उन्हें देखा, धागे में बांधे चमकीले लट्टुओं की तरह तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं। पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचार शहरों की ओर जहाँ शायद वे कभी नहीं जाएंगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ने न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम रहा है। मिस वुड, देखिए मिस वुड भी है, एक इसमें मिस वुड भी है, इतना ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल है। चेहरा घूम गया, पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ा जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड ओल्ड मैट कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के सचमुच शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था, जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अभी वह दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमियों को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोक के रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमियों से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उसी अनुभूति के संग जो अब नहीं रहे, जो छाया उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरे किए वह वहाँ से चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। अब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकियाँ सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाह का अभाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर की लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर का फिलोसोफाइल करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटकर
खड़ा हो गया था। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाएं लॉन पर गिर रहे थे। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा करती है। लेकिन लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। ग्रीस नेगी उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन ग्रीस नेगी? डॉक्टर एवर्ड पूछते हैं, कौन ग्रीस नेगी? कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितनी अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न की फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पे ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल के कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूँगा। सुबह बदल छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने को प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़कें बादलों से छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं से दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी थी। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने का जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है? बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गज्जे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिंचाव लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खिंचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था
जहाँ वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफ़ा तो यहाँ लगता है इतनी बर्फ गिरी थी कि भुआली से लेकर डाक बंगला तक सारी सड़क जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों को टहनियाँ तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी। बिल्कुल ऐसे, और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटों में सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियां में इस साल भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लगता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूवर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते हैं छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजे बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूवर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत को पूछताछ कर आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैर में टंगे रहे और फिर वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूवर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता, तब लगता है कि वह अपनी मुख निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिर को पकड़ते वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबूंदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खुलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल आप अपने कमरे के सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके से सोने चले जाया करते थे। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंखें लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीनों के लिए उसको हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठुक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की सौकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती, तब वह करीमुद्दीन को रात में
देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता था। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वे डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कमरे से बालों का गुच्छा निकला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न प्रकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों की झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन का कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे जितने काम याद आते उतना ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी के रुपए देने हैं। जो समान हॉस्टल की लड़कियों पीछे छोड़े जा रहे हैं, उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियां के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उबती नहीं थी। धीरे धीरे सब निपटते जाते। कोई गलती इधर उधर रह जाती, सो बाद में सुधर जाती। हर काम में किचकिच रहती, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियां की आखिरी बस चली जाती, तब मन उच्चाट सा हो जाता। खाली कॉरिडोर से घूमती हुए कभी इस कमरे में जाती और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटकता भटकता सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही हैं, तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगते थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्तियों में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाज़ें स्कूली चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मीक, फादर एल्मंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम की दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थीं, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसुर फुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन की सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रमोट कर रही हूँ। आमीन। फादर एल्मंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों के पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रिकुटियां चढ़ गई थी। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधले के में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट followeth me shall not walk in darkness but shall have the light of life। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जमुहाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचा कर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय
डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खिलती रहती और वह धीरे धीरे अपने मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते। अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चप्पल से दूर होते होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह रही थी। हिम्न नंबर 118 117 फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर हेवर्ड पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। हेवर्ड ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए हेवर्ड हमेशा ऐसा ही किया करते थे। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथ से हिम बुक खोली। लीड काइलिट लाइट। पियानो के सुर दबे झकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हेवर्ड की लंबी पीले अंगुलियां खुलने सिमटने लगी। कायर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गूंथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड को आंख बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़े इक्की आदमी हैं। सुबह मैंने हेवर्ड को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका की करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर हेवर्ड की खांसी के दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके हेवर्ड के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी न देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल हेवर्ड का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश का मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशों पर झिलमिला रही थी, जिसकी एक महीने चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियां का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा। पियानो की क्षणिक पोज में लतिका को पत्ते का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा कुछ छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोने से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया, मानो कोई इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी है। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों की धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चौपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडोल हाथ और पियानो को सुर अतीत की धुंध को भेजते हुए स्वयं उसे धुंध को भाग बनाते जा रहे हैं। वो एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चौपल की शीशों की परे, पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग बिलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ की पत्तों की धीमी सी चीर, परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री की खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे। अपना सिर वहाँ टिका दो तो ऐसे सिमटकर खो जाएगा
चार्ल्स बोअर यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए। लेकिन लड़कियों से भी गए गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूँगी, वह कभी कभी नहीं आया। ब्रुस का लाल फूल लाए हो ना, जूठे खाकी? कमीज की जिस जेब में बैज चिपके थे उसमें से मूसा हुआ ब्रुस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया। अभी खिला कहाँ है? उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों से समेट लिया। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने ईटर ऑफ कुमायूं। वह हंसने लगी। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था ना? ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा। मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कह रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमेष भर देखा। आंखें मूंद ध्यानमग्न प्रस्तर मूर्ति सिवा स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने एक क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ गई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एल्मर ने कुर्सी पर फैली अपनी गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की अंगुलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल के कुछ दूर मीडोज में ही सब क्या करेंगे, नाश्ते के बाद जमा होंगी। अब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चौपल से बाहर आते हुए देखा। विपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थीं। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई थीं, किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहते थे। मिस वुड की लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एल्मंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली,
कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपुर चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर की जंगले पर अपनी छड़ी लटका कर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में वर्मा जाने काफ़ी कठिन है। फादर, मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड क्या करें, हंसने लगी। मिस वुड को पता नहीं आप क्या सोचती हैं। मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेले ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमन अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना का स्थान देंगे। फादर एलमन कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब ये नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं है। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपने दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर की नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला। मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चौपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुइस की छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट का दूसरे नोट में उतरने का प्रयत्न में वह अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चौपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतर खामोशी के अंधेरे ओह से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध का काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर बोझ एक छोटी सी मौत है। मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई है। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों के अपने बची खुची गुंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी आंखों में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक और सफ़ेद पेटियाँ चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियाँ ने चौपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है।
कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी। कुमायूं लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हो गया हुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रही हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड के चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते सर झोंके के हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में वह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पेविलियन को छोड़कर सिमेट्री की दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उससे सीटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करते थे, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई की गोलों से बर्फ नीचे गिरा करते थे। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छुपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से बाहर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का अभाव था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसका क्या क्या ज़रूरत है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चित हो जाना चाहता था कि वह लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया।
भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा। स्कूल में तो बच्चे के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियाँ काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं। लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसकी दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रक कंटेनमेंट की ओर जा रहे थे। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुंदी सी खुली रह गई है, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितनी बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि इनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और माँ सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गए थे और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गए थे। सुना है अब तो दिल्ली में इतना बदल गया है कि पहचान नहीं आता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा के वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने लगे थे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचपोली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुश की लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाते क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली आती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर हिवर्ट। फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापिस लौटते हुए हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है। छुट्टियाँ खत्म होने लगती है। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिटपिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ़ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट की भारी स्वर में चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापिस लौटा दें। समझ ले कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्गीन चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। दोनों दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज, पगडंडियों पत्तों छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कई घोंसलों
गौसला दे रही घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक की काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज के बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफ़ेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां छिछकोले खाते हुए चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियां का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों के जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश को ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश यह अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून के जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनसे उत्सुकता शांति नहीं हुई। आपका घर क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसी खाली छोड़कर चले आए थे। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आईं। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश की सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितना वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुओं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहाँ भी समझा जाऊँगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा कहीं चला जाऊँगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर की उछल लापरवाह और सनकी समझती रहे, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। ना जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर न जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उन्हें याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफ़ी चमक सकता था। इसलिए इन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और तलाइयाँ निकाली, फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफ़ी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्ग दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो।
उसकी अंगुलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मैरी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी दूर खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियाँ तोड़ रही थी। दोपहर के उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघता सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला फटका झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों में उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उबकर हवा में दो चार उद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सा कुछ आवाज नीरवता के हल्की झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती हैं। मुख लहरों सी हवा में तिरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत पर जाता है। देखो, मैं यहाँ हूँ, लतिका ने जूली के बाव हेयर को सहलाते हुए कहा। तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थे। लतिका को याद आया कि रात वह डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर सोपा का नॉकटर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय से परिणित होने लगा। लतिका ने अपने जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओगी? लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफ़ेद फक पड़ गया। लिफाफे में कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह लतिका? कौन है? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी छोटी हो। जूली के होठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा। कुछ बोलने का उद्यत हुआ, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट आई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरे से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने। शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो, उस पर अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़ी चाव से संजो कर संभाल कर अपने में छिपाए रखती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई
उमड़ते ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपनों में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इस देवदार के नीचे उसे भी यहीं लगा था। जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो, वह आंखें मूंद सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिंचा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुख स्वप्न का मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों को क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वह भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा हो। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोजी ही खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता है जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। 3 महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के भूले भरे शीशे को साफ कर रही हो। वह किसी अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिश के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार खेलती हुई लड़कियां की आवाज गूंज जाती थी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तितलियां झिंगुर जुगनू मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है। झाड़ियों की झुरमुट से पैरों को फड़फड़ाहट हुआ। झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मिडोज की झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियां और पहियों की चित्कार गूंज रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। वे अजीबोगरीब चीजें बटोर लाए थे। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थे, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बेत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिश भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रहे थे।
मिस वुड की लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गए। मेडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फर्लांग की चौड़ाई थी। लतिका हांफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचे और वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों की जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूजीन अंग्रेजी में कहा, मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होठों पर एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर? कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपने मूंछों के कोनों को चबाने लगते हैं। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफ़ी के मुंह से उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। इस दौरान जब मैं दोनों बातें कर रहे थे तो उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज के वृक्षों के कतारें सांझ के गिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियां सी लग रहे थे, जो मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट की अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है। शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इसमें कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका के बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चिल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भरा हुआ था। क्या बात है मिस लतिका? आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते सी काँप जाते हैं। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बना हुआ पहाड़ों के पीछे उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पंछियों को देखते रहे। लतिका को याद है कि हर साल सर्दियों की छुट्टी में पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं, कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि बर्फ के दिनों की जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज की झरने के भोतेले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है।
हॉस्टल पहुँचते पहुँचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय कुमायूं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हें कपड़ों में तकिए का द्वारा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती निगाहें से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो हेवर्ड साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए। करीमुद्दीन ने कंधों पर लटकते हुए मैचे कुचले तौलियों को उतारा और लैंप के शीशों को गर्दे पोंछने लगा। लतिका की अंध-मुंदी आंखें खुल गई। क्या हेवर्ड साहब अपने कमरे में नहीं हैं? खुदा जाने इस हालात में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने पर देखा कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों के पैरों से उतार दिया। हेवर्ड इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियां प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख मिचौने खेलते हुए उसने अपनी कमर में दया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चारदीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन की उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी और हर चीज का उससे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं है, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियां के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटखने लगते थे, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा शीशी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मुख हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता और फिर सहसा आवाज धीमी पड़ जाती। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियों नीचे उतरे, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर हेवर्ड ने अपना सिर रखा था। उसकी एक बांह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा सा और नीचे झुका दीजिए। हेवर्ड, हेवर्ड। डॉक्टर ने हेवर्ड को सहारा देकर ऊपर खींचा। हेवर्ड ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू को झोंका लतिका के सारे शरीर को जोड़ गया। हेवर्ड की आंखों में सुर्ख डोरे खींच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढील होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। In a back lane of the city, there is a girl who loves me. हेवर्ड हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। हेवर्ड, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने हेवर्ड को लड़खड़ाते शरीर को अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चले। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं
डगमगाने लगी। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज़ सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सी हो आई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें उनमें एक भयभीत बच्ची की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उस बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कोहनी से सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा। फिर धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। किसको? ह्यूबर्ट को। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा की तेज झोंकों से आकाश में फैली बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आगे के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाते थे। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बाहर में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो ना जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी 1-2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा वह करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहे। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैल लॉन से झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। वर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न करने में भी न हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ, लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रुंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है
जो हमें चलती है। हम रुकते हैं तो अभी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती हैं। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठा था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियाँ, अखबारों और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली के सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वह नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। तो ये थी कहानी परिंदे। देखिए पूरी कहानी थी, थोड़ा सा हम समझते हैं कि समय लगा है, तो ये थी पूरी कहानी, पढ़ना जरूरी था क्यों। ये थी कहानी परिंदे। ठीक, ये पूरी कहानी थी लाइन बाय लाइन हमने आपको बताया। तो प्लीज़ आप लोग को अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोग को ऐसे और कहानी लेकर आता रहूँगा जो हमारे सिलेबस में लगी है और हमारे एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण है। मैं जल्दी एक प्रैक्टिस सेट चालू करने जा रहा हूँ जो आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी व्याख्या के साथ। आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।